हेलो। हेलो, नमस्कार सर। जी मनोज, हाँ मनोज सर, नमस्कार आपकी सर। आवाज आ रही है। मैं आपको जी हाँ। इंट्रोडक्शन देती हूँ। जो मनोज शर्मा सर हैं हमारे साथ, वो दिल्ली पेरेंट्स एसोसिएशन के एक बहुत ही खास उसमें रोल प्ले करते हैं, और ये लीगल भी बैकग्राउंड से हैं। मैंने आपको बताया था मनोज गर्ग जी जी मैम। कि हमारी अपनी लीगल टीम है, ये उस लीगल टीम की हेडिंग भी करते हैं। ओके। एंड हमारे साथ एक चीज और है जो आपको बता दें कि दिल्ली पेरेंट्स एसोसिएशन तो एक पेरेंट्स के लिए बनी है एसोसिएशन, बट एक साथ साथ हमारी एक सिस्टर कंसर्न बोल लीजिए या एक और हमारा वर्टिकल बोल लीजिए, दोस्ती के नाम से है। ठीक अच्छा, है, वेरी तो नाइस। जहाँ पे प्राइवेट स्कूल जो टीचर्स है, दोस्ती का फुल फॉर्म है ये है दोस्ती का, मनोज सर करेक्ट? हाँ मनोज सर, दिल्ली दिल्ली ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्कूल टीचर्स एंड, हाँ, ऑफ एम्प्लॉइज स्कूल टीचर्स एंड एंड एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज। तो हाँ जी। यहाँ पर, जी बिल्कुल, तो यहाँ पर बेनिफिट ये है कि जो मनोज जी आपने भी लास्ट टाइम कहा था कि एक ट्रायंगल होता है, तो आपकी बात मुझे इसलिए पसंद आई क्योंकि मेरा भी ये मानना है कि जहाँ पे पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, और दूसरी तरफ हमारे टीचर्स भी हैं। पेरेंट्स बच्चे एक तरफ हो गए, एक तरफ टीचर हो गया, तीसरी तरफ हो गया हमारा स्कूल। और स्कूल में मैं स्कूल मैनेजमेंट को कहती हूँ। वो स्कूल मैनेजमेंट एक्चुअली हम दोनों को कठपुतली बना के रखता है। तो हमारे साथ स्कूल टीचर्स भी जुड़े हुए हैं, और पेरेंट्स ऑफ कोर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और स्कूल टीचर्स को भी हमने अपने साथ जोड़ लिया है। तो बहुत मनोज जी उस दोस्ती में जनरल सेक्रेटरी हैं, मैं ओके। भी उस दोस्ती में, मेरा भी पार्ट है। ओके। वहां पर मैं भी एक कल्चरल सेक्रेटरी के रूप में हूँ। तो इस तरीके से हम जॉइंटली, हम दोनों एसोसिएशंस को साथ में रन करके मतलब जो सोसाइटी में बच्चों से रिलेटेड और टीचर से रिलेटेड आवाज उठाते रहते हैं। तो दिस बहुत ही वाज द, बढ़िया। धन्यवाद। तो दिस वाज द ब्रीफ और ऑफ आवर एसोसिएशंस। अब मैं जानना चाहूंगी मनोज जी, अच्छी बात है, अब आप बताइए, आपका जो एसोसिएशन है वो नाम से कुछ और बता रहा है, तो दैट इज द रीजन आई वाज बिट क्यूरियस। थोड़ा सा अगर आप इंट्रोडक्शन दें तो। मैं आपको बता देता हूँ। हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हमारे की फाउंडर जो है वो देवेंद्र कुमार जी हैं। हमारे साथ जुड़े हुए भी हैं अभी। और ये इतने सोशल काम करते रहते हैं कि हम लोगों ने इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम ही इसलिए सेंटर फॉर एनवायरनमेंट एंड वेलफेयर इसीलिए रखा है, क्योंकि हमारा जो पर्पस है वो स्कूल्स इज वन ऑफ द एजेंडा आइटम्स। वी नॉट ओनली डेडिकेटेड फॉर दिस एजेंडा ओनली। तो अगर किसी पेरेंट्स के साथ या अगर किसी फैमिलीज के साथ भी अगर कोई इश्यूज होते हैं, तो हमारे यहाँ जो देवेंद्र जी हैं वो बिल्कुल तत्पर खड़े रहते हैं। चाहे वो पुलिस में जाके खड़ा होना हो, चाहे किसी मिनिस्ट्री में किसी से लड़ना हो। तो उस दिन जब मैं आपको बता रहा था कि हमारी टीम में ऐसे ऐसे धुरंधर बैठे हुए हैं जो डरते नहीं है, कहीं भी अगर आप खड़ा कर दोगे तो वो आपके साथ खड़े रहेंगे। वो हमेशा सच्चाई का बहुत साथ बढ़िया। देते हैं। और दूसरे हमारे जो एमिनेंट पर्सनालिटी हैं वो भी हमारे साथ लाइन पर हैं। श्री दीपक जैन जी हैं, उनका भी इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। तो दीपक जैन जी जो हैं वो सीनियर एडवोकेट हैं दिल्ली हाई कोर्ट से। तो ही हेल्प्स अस आउट कि अगर हमें कहीं पर भी कोई इस तरह की अगर कोई केस लड़ना पड़ता है या कोई लीगल एडवाइस के लिए, तो ही इज आवर बेस्ट एडवाइजर देयर। ग्रेट, नहीं बहुत अच्छी बात है। ये तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकारों ने और सरकारी अधिकारियों ने काम करना बंद कर दिया, तो हम जैसे लोगों को अच्छी तादाद में और अच्छी बातें और आगे आना चाहिए। दैट्स रियली ग्रेट। अच्छी बात है। तो और पहले पिछले साल तो हम लोगों ने उदय फाउंडेशन है, आपने सुना होगा उदय फाउंडेशन? जी सर जी। तो एक्चुअल में हम लोग, वैसे तो मैं पर्सनली तब हमारे पास ये अपनी संस्था कुछ नहीं था, तो उदय फाउंडेशन के साथ ही मिलके हम लोग काम कर रहे थे फास्ट फूड के रिगार्डिंग की स्कूलों में किस तरह से फास्ट फूड को हमें बैन कराना है। 2012 में हमने उदय फाउंडेशन ने और हमने जो है हम लोगों ने मिलके केस तो डाला था हाई कोर्ट में, लेकिन वो चलता रहा कि किस तरह से फास्ट फूड स्कूलों में बैन हो, प्राइवेट स्कूलों में। लेकिन वो खिंचते 2018 तक आ गया जी। तो फिर उसकी फाउंडेशन जो थी वो पीछे हट गई बिल्कुल, क्योंकि उन्हें ये लगा कि भाई कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट ने ये बोला कि भाई जब तक गाइडलाइंस नहीं बनती, ड्राफ्ट नहीं बनता, फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी वाले बनाए, तब जाके ये बैन होगा। ठीक है सर जी। तो
फिर मुझे ये लगा यार कि अब ये अगर उदय फाउंडेशन नहीं कर रही तो मुझे खुद ही अकेले ही करना पड़ेगा। फिर मैं 1 से 1.5 साल अकेले खुद ही भागदौड़ करता रहा और फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी में मैंने रिपीटिशन दे के आया कि भाई आप ये करो, नहीं तो मैं दिल्ली हाईकोर्ट में दोबारा हम लोग केस करेंगे आपके ऊपर। तो उन्होंने फिर एक नोटिस जारी किया, पीसीआर को भी हमने दिया, तो डीसीपीसीआर को कुछ स्कूलों के नाम दिए, तो काफी स्कूलों में इनको बैन ही कर दिया मोस्टली। फिर तो सिविल कोर्ट के लोग हैं उन्होंने ये बुलवाया इन लोगों को, स्कूलों को, और पूछा कि क्या करना है, आपका स्कूल बंद करें या कैंटीन बंद करें। फिर ऑटोमेटिक आपको बताइए, उन्होंने कहा कि कैंटीन ही बंद कर दें। बट हाँ जी, हाँ देवेंद्र जी, एक चीज मुझे जाननी है, लाइक बहुत सारे स्कूल हम ऐसे जानते हैं जो कैंटीन्स आज भी चला रहे हैं तो कैंटीन हेलो चला रहे हो फसाई के लाइसेंस के बगैर। हाँ जी, हाँ जी, जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, फसाई के लाइसेंस के बगैर कैंटीन चला रहे हैं। और पीछे इनफैक्टली जो फसाई वालों की मीटिंग हुई थी, उन लोगों ने हमें इनवाइट भी किया था, ठीक है। एंड आई वाज सरप्राइज टू सी कि फसाई की उस मीटिंग में सरकारी अधिकारी मींस फसाई के लोग थे और स्कूल रिप्रेजेंटेटिव्स थे। वो मीटिंग करीबन 2 घंटे चली और जिसमें से 1.25 घंटे स्कूल वालों ने अपनी ही गाथा को गाना शुरू किया, हमने ये किया, स्कूलों में ये किया। प्लस जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो फसाई से मैं बोलूंगी ठेका लेना चाहते हैं, वो अपने प्रेजेंटेशंस दिखाने लगे थे। और वहीं बैठे बैठे मैंने ये भी फील किया कि एक ने अगर कॉन्ट्रैक्ट ले लिया है और दूसरा दूसरी जगह पे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, दोनों एक दूसरे की पोल पट्टी खोल रहे थे कि एक्चुअली ढंग से काम नहीं कर रहा फील्ड में। बट वहां पे मेरा सिर्फ उन लोगों को ये कहना था कि भैया आपने मीटिंग की, बहुत अच्छा किया। वही बात, आप ये फूड सेफ्टी के लिए किसके लिए काम कर रहे हैं? फसाई किसके लिए काम कर रहा है? बच्चों के लिए। बच्चे किसके? पेरेंट्स के। अब आप ये बताइए इसमें पेरेंट्स रिप्रेजेंटेटिव कितने हैं? ये तो आपने हमें बुलाया, हम आ गए, राइट? आप लोगों ने कितनी एसोसिएशंस को अप्रोच किया? या ऑल इंडिया लेवल पे जब तो यहाँ पे बैठ के मीटिंग कर रहे हो तो कम से कम यहाँ पर 51% पेरेंट्स तो रखो जो आपको एक्चुअल बताएंगे क्या उनको वाकई में अपने बच्चे को स्कूल की कैंटीन में खाना चाहिए, नहीं चाहिए। बिल्कुल हमसे कोई नहीं पूछता। ये लोग बैठकर सरकारी अधिकारी बैठकर कमाने की बात करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स बाहर से ले आते हैं, हाँ जी फूड सेफ्टी के लिए बन गया कि बच्चे को ब्रेड दे दो और ब्रेड में ताजी सब्जी लगा दो। हम नहीं कहते, पेरेंट्स से पूछेंगे हम तो साफ मना करेंगे, समोसा मत दो। हम ये कहेंगे तुम पिज्जा मत दो, समोसा दे दो एक पल को। हो सकता है गर्मी में हम समोसा भी मना कर दें। तो यहाँ पे बाई चांस अभी आपने बताया कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, प्लस इसके साथ साथ जो हमारी ऑब्जर्वेशन है, जैसे आपने बताया कई स्कूलों में आज भी कई स्कूल्स में कैंटीन्स चल रही हैं। उसको मैं केवल कैंटीन्स नहीं बोलूंगी, यहाँ तक कि सीसीडी, डोमिनोज स्कूल के प्रीमाइसेस के अंदर चल रहे हैं। बिल्कुल चल रहा है मैडम, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैं आपको जस्ट इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अगर आप इस प्लेटफॉर्म में काम कर चुके हैं तो मुझे ऐसा लगता है इससे रिलेटेड हम आपको इंफॉर्मेशन देंगे जिसमें आप लोग, क्योंकि 2 स्टेप आगे बढ़ गए हैं, तो बेहतर रहेगा आप लोग इन चीजों को लेकर और आगे जाएं और इनको पूरी तरीके से बंद करवाएं। मैं ये कहती हूँ, क्यों मनोज सर? जी सर ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है अभी आपसे भी बात कर रहे हैं तो देवेंद्र सर ने जैसे बोला कि हम लोगों ने जो, आप लोगों ने जो काम किया, सर मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों को कुछ भी हम काम करें तो मुझे पर्सनली ऐसा लगने लगा है कि नहीं, अब हमें सरकारों पे ये दबाव बनाना चाहिए कि जिस तरीके से स्कूलों में पीटीए कागजों में बनी हुई हैं और वहाँ एक्चुअली पेरेंट्स का रिप्रेजेंटेटिव कोई नहीं है, इसी तरीके से सरकार जो भी नियम कानून बना रही है वो बच्चों के लिए तो बना रही है, बट वहां पे पेरेंट्स रिप्रेजेंटेटिव बिल्कुल नहीं है। जबकि अपने किसी भी रूल को निकालने के लिए या अपने किसी भी बात को फाइनल करने के लिए सरकारें स्कूल प्रिंसिपल से बात करती हैं। और हाल ही में आपने देखा है मनीष सिसोदिया जी ने कल ही गवर्नमेंट स्कूल के करीबन 1000 प्रिंसिपल्स के साथ मीटिंग की थी और यही बात मनीष सिसोदिया जी ने जब प्राइवेट स्कूलों का जो ऑर्डर निकाला था, आप लोगों को याद होगा, अप्रैल में 17-18 अप्रैल को जब ऑर्डर निकाला था
उसी बीच प्राइवेट स्कूल प्रिंसिपल से उन्होंने मीटिंग की थी। अब प्रश्न ये है कि भाई पेरेंट्स एसोसिएशन को कौन सुनेगा? यही तो चक्कर है। हाँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें और बेहतर तरीके से आवाज उठानी पड़ेगी और अब डिमांड ये भी करनी पड़ेगी कि भाई आप लोगों के पास पेरेंट्स रिप्रेजेंटेटिव भी होने चाहिए। इनफैक्ट इसमें मनोज से थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। लास्ट ईयर हम लोगों ने रिप्रेजेंटेशंस दिए थे। मनोज सर। जी जी, मेरा देखिए, हाँ, मेरा देखिए एक यही अनुरोध है और सुझाव है कि बजाय हम पीस मील के और एक इशू उठाएं फिर उस पे काम करें, और जैसे आप बता रहे थे कि आप 6-7 साल तक आप इस कैंटीन के फूड स्टफ्स को लेके आप लड़ते रहे हाई कोर्ट में, और अल्टीमेटली वो फिर बात बनी नहीं या आधी अधूरी बनी, या जैसा भी सफलता मिली नहीं मिली, मैं उस पे नहीं जा रहा उसके मेरिट्स पे। देखिए, मैं आपसे, मेरी जो अप्रोच है वो ये है कि हम सिर्फ 2 इश्यूज पे काम करें, सिर्फ और सिर्फ 2 इश्यूज पे। नंबर 1, एक तो हम ये कहें कि आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं स्कूल के, ठीक है, क्योंकि स्कूल या तो कोई ट्रस्ट चला रहा होगा या सोसाइटी चला रही होगी। ट्रस्ट या सोसाइटी आपकी रजिस्टर्ड होगी रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी एक्ट 1860 में। नॉन प्रॉफिटेबल इंस्टीट्यूशन होगा ये, ठीक है, कोई प्रॉफिट नहीं कमा रहा, तो कुछ कमा रहा है, इसी बिहाफ पे इनकी बैलेंस शीट जैसी भी बनती है, ये सारा इनका धंधा चल रहा है। तो हम एक तो ये काम करें कि जब आप एक नॉन प्रॉफिटेबल इंस्टीट्यूट है, चैरिटेबल इंस्टीट्यूट है, तो आपको छुपाने के लिए कुछ है ही नहीं आपके पास, प्रॉफिट तो आप कमा ही नहीं रहे। तो एक तो आप सारे डॉक्यूमेंट्स अपने डिस्क्लोज कीजिए, ठीक है, जैसे केवाईसी नॉर्म होता है, नो योर कस्टमर, ऐसे ही केवाईएस होना चाहिए पेरेंट्स के लिए या सोसाइटी के लिए, नो योर स्कूल, नंबर 1। दूसरा क्या है कि इनकी जो मैनेजिंग कमेटी होती है, हेलो, हाँ जी मनोज सर, आपकी आवाज चली गई जी। जो स्कूल की मैनेजिंग कमेटी होती है उसमें करीब, हेलो, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर। हेलो, हाँ, मैं कहता हूँ हमारी मैनेजिंग कमेटी होती है स्कूल की, जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है, जो कि रन करती है स्कूलों को, ठीक है। मैं सिर्फ कोडिफाइड लॉज पे जाना चाहता हूँ। पहले मैंने इनके सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स डिस्क्लोज करवा लिए। आप देख ले, जगह जगह ये बातें आजकल आ रही हैं, न्यूज में आ रही हैं, और बैलेंस शीट, आपका इनकम स्टेटमेंट, एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट आप डिस्क्लोज कीजिए, नंबर 1। नंबर 2 जो है, जो इनकी मैनेजिंग कमेटी है, अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली में कहते हैं कि रूल 59 में इनकी मैनेजिंग कमेटी कंस्टिट्यूट होती है, स्कीम ऑफ मैनेजमेंट जो ये सबमिट करते हैं फॉर रिकॉग्निशन ऑफ द स्कूल। उसमें हमें नंबर ऑफ पेरेंट्स इंक्रीज करने चाहिए, कम से कम 50, कम से कम 50% पेरेंट्स होने चाहिए, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ लोकतंत्र है भाई, जैसी भी चुनी गई, चाहे कांग्रेस चुनी, चाहे सपा चुनी, चाहे बसपा चुनी, चाहे आपने बीजेपी चुनी, भाई जनता ने जैसी चुनी है भुगतो। पेरेंट का हम पेरेंट को पूरा स्वराज दे देते हैं, कहते हैं भाई आपके 50% पेरेंट्स होने चाहिए। आप ये देखिए स्कूल चलता कैसे, स्कूल चलता है बच्चों से, बच्चों का अल्टीमेटली बच्चे हमारे हैं। चला कौन होता है स्कूल? सारे के सारे जो रिटायर्ड बुढ़े हैं, जिनको जिंदगी में कोई काम नहीं रहता, वो लोग तो मैनेजिंग कमेटी के मेंबर बन जाते हैं। तो डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन से रिटायर्ड होगा, कोई आईएएस होगा, कोई पीसीएस होगा, कोई गवर्नमेंट ऑफिसर्स होगा। इसके अलावा जो स्कूल के ट्रस्टी होते हैं, वो लोग स्कूल में मेंबर होते हैं, वो किसी को लाके नॉमिनेट कर देंगे, ठीक है। तो एक तो इन लोगों के नंबर हमें कम करने हैं। जब मेरे 50% पेरेंट्स होंगे तो जो भी पास होगा बाय वोट पास होगा, ठीक है भाई, आपने जो पास कर दिया, फीस बढ़नी है बढ़ जाए। कैंटीन का टेंडर होना है, आपने किसको देना है, क्या टर्म्स एंड कंडीशन पे देनी है, कैंटीन पे समोसे तले जाएंगे नहीं तले जाएंगे, ब्रेड बिकेगी नहीं बिकेगी, यू हैव डिसाइड, मेन्यू भी आप डिसाइड कीजिए। तो वो जो मिनट्स ऑफ द मैनेजिंग कमेटी होंगे, वो एक स्टैट्यूटरी डॉक्यूमेंट हो जाएगा, दैट कैन बी चैलेंज, दैट कैन बी ब्रिंग ऑन रिकॉर्ड, उस पे हम इनको घेर सकते हैं। मेरे सिर्फ 2 इशू हैं, एक तो मैनेजिंग कमेटी में मेंबर्स बढ़वा दें, पेरेंट्स का हम
50% पेरेंट्स करवा दें उसमें, बाकी 2 DE नॉमिनी 2 AB नॉमिनी रहेंगे ही रहेंगे। और जितनी भी मैनेजिंग कमेटी 4 मीटिंगें कंपलसरी होती हैं, हर क्वार्टर की एक मीटिंग है डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन का DSER 1973 जगह तक, तो वो, और एक हम सारे जो इनके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स है वो सारे हम डिस्क्लोज करा दें, बस। थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक चीज और सर, अभी रिसेंटली क्या हुआ कि मैं कुछ बोलूं सर? जी प्लीज। हाँ, अभी रिसेंटली क्या हुआ कि एक नॉर्थ दिल्ली का स्कूल है, उसने कुछ बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस से निकाल दिया। तो फिर हमने कंप्लेंट करी DCPCR में, दिल्ली कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। आप लोग तो बहुत अच्छे नॉलेजेबल हैं, आपको पता होगा। तो वहाँ पे हमने अपनी मेल वगैरह डाली, मनोज गर्ग जी और हम लोगों ने मिलके, दीपक ज्ञान जी, हम सब ने। तो वहां से उन्होंने कहा कि ठीक है, हमने स्कूल को ऑर्डर भेज दिया। तो उन्होंने ऑर्डर हमें भी भेजा। तो स्कूल ने फिर उनको रिप्लाई किया, हमने बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस से ज्वाइन करा दिया। लेकिन आज की डेट 28 तारीख हो गई, अभी तक वो बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस में ज्वाइन नहीं कराया गया। लेकिन मुद्दा बात ये है कि स्कूल ने ये लिख दिया DCPCR को, भाई आपने जिस दिन, अनुराग जी, आपने, कुंडे जी, आपने जिस दिन हमें ऑर्डर दिया था 15 तारीख को, हमने 14 को कंप्लेंट करी थी कि 15 तारीख को अनुराग कुंडे ने उनको ऑर्डर दिया, तो उन्होंने कहा कि हमने 15 को ही बच्चों को क्लास ज्वाइन करा दी। जबकि अब इनके बीच में जो क्या मैचिंग है कि स्कूल और जो DCPCR, भाई DCPCR ने उनको ऑर्डर दिया और स्कूल ने कहा कि हमने खोल दिया, उनको लिंक भेज दिया, जबकि लिंक नहीं भेजा गया, लेकिन गलत मैसेज स्कूल ने उनको भेज दिया अनुराग जी को। उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं, हमने फोन किया, कुछ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। उसके बाद आज तक बच्चे बेचारे वो ऑनलाइन से नादारत हैं, बिल्कुल। अब ये भी एक प्रॉब्लम है। मेरी तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप बिल्कुल ठीक है, देखिए ये एक स्टैट्यूटरी बॉडीज बनी हुई है, DCPCR, NCPCR, ठीक है, आपका ह्यूमन राइट कमीशन, बट दे आर जस्ट रेगुलेटरी बॉडीज। इनके टूथलेस बॉडीज हैं, इनके पास ना तो कोई पावर है ना कुछ, ये एडवाइजरी पास करती हैं। एंड मेरा अपना तजुर्बा है कि जस्ट वेस्टेज ऑफ टाइम। इनके पास जाने से हमारा सिर्फ सिरदर्दी होता है, टाइम ही खराब होता है और डिले होता है मैटर। मेरी तो एडवाइस है, इनके पास जाना ही बेवकूफी है। ये साले कुछ नहीं करते, बेवकूफ बनाते हैं बस। सही बात कर रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो, बेवकूफी बना रहा है, उन्होंने हमें बेवकूफ बनाया पूरा। बिल्कुल, हम कुछ नहीं करते। मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगी। देवेंद्र सर, जैसे अभी आपने बोला कि आप लोगों ने मेल वेल किया और अनुराग कुंडू के पास, और उन्होंने, स्कूल ने लिख दिया कि रिसेंटली हमारे साथ भी हुआ है ये। मनोज सर, जो ममता वाली मेज आपके पास भेजी थी ना, एक धीरज वाली, अब उस केस में आप देखिए, मेरे पास 2 केस आपके साथ शेयर करती हूँ। दिल्ली इंटरनेशनल स्कूल है आपके रोहिणी में, ठीक है, उन्होंने दिल्ली इंटरनेशनल स्कूल ने बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस से मना कर दिया। उस मेल को भेजे हुए 3 हफ्ते हो चुके हैं। मनोज सर अपना म्यूट करेंगे जी। तो आप जी, सॉरी। तो दिल्ली इंटरनेशनल स्कूल ने क्या किया है, वहां पे आप 3 हफ्ते से उस बच्चे की क्लास नहीं चल रही। पेरेंट को क्या करना पड़ा, पेरेंट को फाइनली, क्योंकि पेरेंट की फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही थी, पेरेंट को फाइनली अपना बच्चा निकलवाना पड़ा। क्यों? 18 तारीख का ऑर्डर की धज्जियां उड़ा रखी है इन्होंने। दूसरे केस में भी मेरा 18 तारीख का ऑर्डर साफ साफ बोलता है, वहीं मेरी कोर्ट बोलती है कि फाइनेंशियल अगर इतना ज्यादा चल रहा है तो स्कूल किसी को बाध्य नहीं करेगा। राइट, आज भी स्कूल बाध्य कर रहे हैं। यहाँ तक कि दूसरे केस में मैं बताऊं, हमने DCPCR को इस बार मेल को में मार्क किया था, DCPCR को कोई जवाब नहीं आया। दोबारा एक रिमाइंडर भेजा, DCPCR का मेंबर मुझे फोन करके बोलता है कि मैम ये केस क्लोज हो गया। आई सेड अगर क्लोज हो गया तो आप मुझे एक्शन टेकन रिपोर्ट दीजिए। ही वाज गिविंग मी एक्सक्यूजेस, मैम इतना टाइम नहीं है, हम ये काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, खाना बांट रहे हैं। मैंने कहा भाई तुम हो DCPCR से, तुम कहीं पर रात को खाना बांटो, कपड़े बांटो, तुमने जो करना है करो मेरी भला से, बट बीइंग अ DCPCR मेंबर, आपको जो मेल गई है जहां पे बच्चों के हरासमेंट की,
आपको वो काम करना है। आप एक्स्ट्रा करिकुलम वर्क जैसे होता है वो जितना मर्जी करो। अगर आप ये कहते हो DCPCR के काम में आपका आता है कि खाना बांटना है आपको, तो आप उसको प्रायोरिटी ले लो। तो बट एनीवेज शायद उसको समझ आया कि मैं ऑब्वियसली सरकास्टिक थी उस पे। आई सेड कि अगर आपने एक्शन लिया है, गिव मी द एक्शन टेकन रिपोर्ट। जब मैंने एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी तो वो थोड़ा सा झिझक गया। आई सेड मुझे पता है आपने कोई एक्शन नहीं लिया, इट इज बेटर व्हाई डोंट यू टॉक टू द पेरेंट जिनके बच्चे को हरास किया गया है। अब उसकी कहानी सुनिए। अभी तक तो उसके हिसाब से सारी केस क्लोज हो गए थे। ये ममता मॉडल स्कूल है आपका वेस्ट दिल्ली में, उसके हिसाब से तो उसने केस क्लोज कर दिए। जब पेरेंट से बात की तो पेरेंट ने उसको अपना स्टेटस बताया। पेरेंट को उसने आश्वासन दिया कि वो ये स्कूल के खिलाफ लेगा एक्शन और वो इस केस को आगे देखेगा। और उधर मेंबर ने मुझे मेल कर दिया कि केस क्लोज हो गया है, पेरेंट की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी गई। मैं आपको क्यों बता रही हूँ, नाउ वी नीड टू सी द काइंड ऑफ गेम दीज पीपल आर प्लेइंग। आपसे कुछ कहते हैं, क्यों? आप एक NGO चला रहे हैं और जो एग्री पेरेंट है उसको कोई और कहानी बताते हैं। और यकीन मानिए ये दूसरा केस है। इस पेरेंट ने भी आज मुझे मेल किया है और मुझे बताया है कि मैम मैं अपने बच्चों को उस स्कूल से बाहर निकाल रहा हूं। दिस इज सेकंड केस। थर्ड केस मेरे पास रेडी है। पिछले 2 हफ्ते से पेरेंट से मैं जोन पे मेल करवा रही थी। what we are doing, we are following the instructions और following the legal norm जो आप हमारा लीगल जो बोलता है। हमारे यहाँ पर लीगल दीपक जैन सर भी जुड़े हैं जो आपने बताया हाई कोर्ट में एडवोकेट हैं। 18 तारीख के ऑर्डर में यहाँ साफ-साफ लिखा है स्कूल किसी को दोष नहीं देगा। अब आप देखिए तीसरे केस में भी पेरेंट का है कि जनवरी से जॉब जा चुकी है। वो मोबाइल कंपनी में काम करता है। मोबाइल कंपनी मतलब मोबाइल स्टोर्स में। और हमें आपको पता है पिछले 2 महीने से सब दुकानें बंद है। ठीक है, अभी भी कम हिसाब किताब से खुल रही हैं। जो बिजनेस पूरा सेल्स पे डिपेंड करता है वो अपने स्टाफ की कटौती कर रहा है। वो लिख के नहीं देगा आपको कि भागो यहाँ से, हम तुम्हें नहीं रख रहे या तुम्हारी 30% काट देंगे। यस दे आर डूइंग, बट उस वाले केस में 3 हफ्ते से हम जोन के पास मेल भेज रहे हैं, स्कूल के पास भेज रहे हैं। दीपक सर जस्ट करेक्ट मी, क्योंकि आप भी यहाँ है, मैंने मनोज सर से तो बात किया है, बट हमने लीगल अपने स्टेप्स पूरे कर लिए। अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि हमारी जो दिल्ली सरकार है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री, इन लोगों ने कितने केसेस को डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में जाके रजिस्टर किया है? आपने 40 बच्चे बता दिए, मैंने 4 बच्चे बता दिए, 44 तो यही हो गए। अगर मैं ये कहती हूँ आपके 40 बच्चे एक स्कूल से थे, 3 बच्चे जो मैंने अलग बताया वो 3 अलग थे, कम से कम 4 स्कूल तो हमारे सामने हैं। क्या हमें ये नहीं देखना चाहिए कि दिल्ली एजुकेशन डिपार्टमेंट ने क्या कंप्लेंट्स को DMA में भेजा? नंबर 1, कितने कंप्लेंट्स को DDMA के पास गई है और उसमें DDMA 2005 के अंडर एक्शन लिया गया है। और जैसे मनोज सर ने बोला कि DCPCR भेजना, यस एक्चुअली दिस इज द रीजन थर्ड केस को मैं DCPCR के पास देने में 10 बार सोच रही हूँ। वो क्यों सोच रहे हैं हम आपको बता दें, क्योंकि हमारा उन लोगों के साथ है ना बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो चुका है, वेदर इट इज अनुराग कुंडू DCPCR से, और चाहे वो हमारे NCPCR से कानूनगो सर क्यों ना हो। ठीक है चेयरमैन सर, आपको मैं केस की डिटेल नहीं बता सकती, वहां बच्चों के हरासमेंट का केस था। CCTV कैमरा से बच्चियों को देखा जाता था, प्रिंसिपल रूम में बैठा हुआ देख रहा है हॉस्टलर्स को। ठीक है, पूरे सबूतों के साथ जब NCPCR को कंप्लेंट की है, बट कंप्लेंट के बाद आप सोचिए NCPCR जिसको प्रॉब्लम है उनके पास जाके नहीं पूछा, दूसरे के पास जाके पूछ रहे तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। ऐसा हो सकता है क्या? अगर मेरे साथ घटना घटी तो मुझसे पूछो ना, मेरे पड़ोसियों के पास जाके क्यों पूछ रहे हो? नाउ यू कैन सी किस लेवल का उन लोगों के पास, मेंटल लेवल क्या उन लोगों का।
तो इसीलिए शायद मनोज सर ने बोला कि हम इनके पास जाते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ शो कॉज नोटिस निकाल सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। दीपक जैन सर से मैं जानना चाहूंगी कि सर ये केवल और केवल शो कॉज नोटिस निकाल के अपना पल्ला झाड़ लेते हैं और उसके बाद ज्यादा हम इनके साथ परस्यू करते हैं तो सिर्फ और ये केस को डिस्पोज ऑफ कर देते हैं, खत्म कर दिया इन्होंने केस। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी क्या हम लोग एनसीपीसीआर या डीसीपीसीआर जैसे आयोग को, जो आपने भी जैसे बताया, आपने मेरे ख्याल से मनोज जी ने मुझे 80 बच्चों का केस बताया था, जो भी था नंबर, मैं आप लोगों से जानना चाहूंगी जैन सर, क्या हम आयोग के खिलाफ रिपोर्ट नहीं कर सकते? आयोग कर क्या रहा है? खत्म कीजिए इस आयोग को। In fact, the Delhi Education Act में they are gone, all the schools are gone by the Delhi Education Act. जी. Okay. Or the rest of the other authorities cannot enforce their orders. Yes. Only the Director of Education or they have the power to get implemented whatever the orders they have issued from time to time. All the orders pass the High Court. So the right course is we take up the matter either student wise, what is the problem of an individual student or parent as a large. As Mr. Manoj was saying that we should insist that the participation of the parents be increased in the parent association. That can't be possible. Not possible because of the act is there. Either we challenge the act, only amend the act, only then that can be the parent participation can be raised. Okay. Now, if there is any school is not acting according to the guidelines by the Supreme Court, High Court, or Director of Education, then this Director of Education can intervene that your school to be de-recognized, either because you have failed to implement these are the directions of this. Okay. अब जैन सर, मैं बीच में आपसे बीच में पूछना चाहूंगी, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन इस कोविड पीरियड में, मेरा सिंपल प्रश्न है, मैं और पुराने कहीं नहीं जाती, मैं 18 अप्रैल के ऑर्डर को लेके अगर आपसे बात पूछना चाहूँ, जब डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन अपने खुद के ऑर्डर को वॉयलेट कर रहा है, इफ द डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन इज नॉट फॉलोइंग द ऑर्डर व्हिच he passed on the means 18th of April, तो क्या डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के ऊपर केस नहीं होना चाहिए? Even after getting so many complaints. नहीं, उनके ऊपर कोई केस नहीं होगा. The parents can file a writ in the High Court to get implemented, to get the implementation of that order of the Director of Education. Or we can make a representation to the school individual management, referring that you are not following these directions. So why not the action be taken by the Director of Education? Your school should not be or the management should not be taken by the government, Delhi government. जैन साहब, मैं थोड़ा सा है ना, मनोज जी भी हैं, आपको मैं थोड़ा सा बता दे चलूं, पिछले 5 सालों में भी दिल्ली गवर्नमेंट ने, मैं आपको पहला केस लेके बता देती हूँ, मैक्सफोर्ड स्कूल हम सबको याद है, जिसमें खूब हल्ला हुआ था, और आपको बता देती हूँ वो आज तक भी टेक ओवर नहीं हुआ। नहीं, टेक ओवर तो कोई भी नहीं हुआ, ये देयर इज अ कोलिजन बिटवीन द प्राइवेट स्कूल्स एंड द गवर्नमेंट। एग्जैक्टली, अभी वही वाली बात जो अभी आप मुझसे कह रहे थे, यानी कि एजुकेशन डिपार्टमेंट को भी that is a tactics to create a pressure, that's all. नहीं सर, व्हाट प्रेशर, मैं इसको बोलूंगी एक तरह से टेक ओवर वाला डिसीजन इज फार बेटर देन दी डी रिकॉग्निशन। डी रिकॉग्निशन जब हम ऑर्डर निकालते हैं, एग्जांपल देती हूँ, वो तो सेंसिबल ही नहीं है। डी रिकॉग्निशन मतलब स्कूल को खत्म कर देना, मतलब वहां पे क्या होता है, फिर पेरेंट्स पे पैनिक क्रिएट करना। आप लोगों को याद होगा सेंट अपना माउंट कार्मेल द्वारका, कैन यू इमेजिन, माउंट कार्मेल द्वारका के प्रिंसिपल ने क्या किया था, उसने पेरेंट्स को बोलना शुरू कर दिया था, और पेरेंट्स तो ज्ञानी तो है ही बहुत सारे, जैसा प्रिंसिपल ने बोला कि मेल करो, उन्होंने उस तादाद पे सीएम को मेल करनी शुरू कर दी। आज आप हल्ला मनाते हो, पब्लिसिटी पूरी कर लेते हो कि हमने तो जी स्कूल को डी रिकॉग्नाइज कर दिया, सारे न्यूज़पेपर भर गए, अगले ही दिन स्कूल चला गया कोर्ट में और अपना कोर्ट से छुट्टी ले आया। मतलब इसको मैं पूरा समझने की कोशिश करूं तो मुझे ये सिंपली समझ आता है,
ये स्कूल का, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन का और कोर्ट का, आपस में तीनों का नेक्सस है। मैं माफ कीजिए जैन साहब, मैं कोर्ट को भी इसमें इन्वॉल्व कर रही हूँ, क्योंकि जब भी हम एजुकेशन डिपार्टमेंट जाते हैं वो ये कहते हैं कि कोर्ट जाओ। मेरा तो प्रश्न ये है एजुकेशन डिपार्टमेंट कर क्या रहा है, तो इसलिए मेरा जो they are saying orally or in writing? सॉरी क्या They say go to the court, they are saying that verbally or in writing? सर राइटिंग में कैसे दे देगा? Verbally has no meaning ना। मजे की बात जैन साहब, मजे की बात ये है वो बोलता है और फाइनली हमें मजबूरन कोर्ट ही जाना पड़ता है। तो ultimately वो या तो until unless we get some punitive action order from against that particular management of the school, so that we will determine for in future they may not be indulged in this type of practice na. If there are any instances of individual schools they are not implementing the directions of the High Court and the Director of Education, so High Court can intervene in a larger interest. So at this point of time, we have the problem that we should not be pressurized to make the payment of the other than the charges which are High Court has directed. Only these payment can be increased. Am I right? नहीं, yes sir, you are 100% right. Manoj sir, are you there? जी हाँ मैं हूँ। जी जैन सर, आप 100% राइट हो, बट यहाँ एक मेरा प्रश्न ये उठता है जो हमने ऑलरेडी एजुकेशन डिपार्टमेंट में मेल करके बताया है। स्कूल कहता है एक्स अमाउंट देना है तुमने ट्यूशन फीस, ठीक है। अब एज ए पेरेंट मैं बात कर रही हूँ सारे हेड्स की। पहली बात, पेरेंट्स को यही नहीं पता एक्चुअल ब्रेकअप क्या है, तो पेरेंट क्या तो ट्यूशन फीस देगा या जो एडहॉक बेसिस पे एडहॉक प्रो रेटा बेसिस में मेरी एनुअल एंड डेवलपमेंट चार्जेस जाएंगे, पेरेंट वो कैसे कैलकुलेट करेगा। और पेरेंट्स इनफैक्ट ये भी अवेयर नहीं है कि उसका ईयर मार्क तो बेचारों ने आज तक पढ़ा ही नहीं, ईयर मार्क होता क्या है। यहाँ पर एक प्रश्न यहाँ पर और उठता है, जब एजुकेशन डिपार्टमेंट ने पिछले 5 सालों में कभी ये नहीं बताया कि फला स्कूल की फीस इतनी थी और हमने इतने % बढ़ाने का परमिशन देकर अब इतनी हो गई, आपने कभी देखा? कभी भी वेबसाइट में, न्यूज़पेपर में कहीं कहीं कुछ नहीं आया। तो दैट इज बिटवीन टू पीपल, जो आपस में एक्सचेंज हो रहा है। पेरेंट एट लार्ज उनको यही नहीं पता व्हाट इज द अप्रूव्ड फी स्ट्रक्चर। मैं अगेन बात कर रही हूँ 18 तारीख के ऑर्डर की। 18 तारीख के पॉइंट नंबर 5 और 6 पढ़ते हैं। 5 में लिखा है स्कूल 20 और 21 के हिसाब से फीस नहीं बढ़ाएगा। पॉइंट नंबर 6 में लिखा है फीस कौन सी लेगा। अभी जैसे जैन साहब आपने बोला कि हाई कोर्ट ने बोला है, जो एजुकेशन ने बोला है कि जी जो डायरेक्शन है वो वाली फीस है। एग्री, आई डू एग्री ऑन दिस पॉइंट, बट कौन सी वाली ले, कौन बताएगा प्रूफ फीस कौन सी है? क्योंकि पॉइंट नंबर 6 में है एजुकेशन डायरेक्टर ने अपने ऑर्डर लिखा है स्कूल या तो अप्रूव फी के हिसाब से चार्ज करेगा या फिर 15-16 में जो उसने स्टेटमेंट जमा करवाई थी एजुकेशन डायरेक्टर को उस हिसाब से चार्ज करेगा। अब एज ए पेरेंट तो ना तो मुझे 15-16 की पता और या अप्रूवल मिला ना मुझे वो पता, या तो फिर हमें कॉरेस्पॉन्डेंस करनी पड़ेगी ना स्कूल मैनेजमेंट से कि जो आप ट्यूशन फीस है वो आपका बेस इंडेक्स बेस क्या है, 15 16 है, 16 17 है, 17 18 है, क्या है आपका। तो यानी कि 1800 स्कूलों के पेरेंट्स को इंडिविजुअल अपने स्कूल से फाइट करनी पड़ेगी। नहीं स्कूल से क्या ये कह रहे हैं, एसोसिएशन पेरेंट वी कैन आल्सो मूव इन द हाई कोर्ट आल्सो कि ऑल द स्कूल शुड बी डायरेक्टेड टू डिस्क्लोज what is the base year for on the basis of which they are claiming their tuition fees. Exactly. अब फिर वही वाली बात आते हैं। मनोज सर, आई नीड योर इंटरवेंशन इन दिस नाउ। अब यही चीज हम आपको बताना चाहते हैं, इसी के लिए हम लोगों ने 17 मई को एक ट्विटर कैंपेन चलाया था, डिस्क्लोज स्कूल अकाउंट्स। और जैन सर आपको बताते हुए थोड़ी सी मुझे इसलिए खुशी हो रही है, आज तक एजुडेल की वेबसाइट में प्राइवेट स्कूल के हिसाब से एक इंफॉर्मेशन नहीं थी। हम सबके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, कोई एक इंफॉर्मेशन निकाल दे। छोड़िए इंफॉर्मेशन की बात, आपको एक मजे की बात बताऊं, अगर मैं अपने स्कूल के अगेंस्ट कोई ऑर्डर भी निकलवा के लाई हूँ ना,
वो ऑर्डर भी गायब है उनकी वेबसाइट से। ठीक है, हम लोगों ने 17 तारीख को एक छोटा सा कैंपेन चलाया, डिस्क्लोज स्कूल अकाउंट्स। मैं तो स्कूल से मांग ही नहीं रही हूँ सर, क्योंकि एपीजे का बहुत बड़ा उदाहरण आ गया, उन्होंने किस हिसाब से गड़बड़ कर कराकर ये किया। तो मैं तो स्कूलों पे विश्वास नहीं करती, मैं गई सीधा एजुकेशन के पास, और आपको बताते हुए अच्छा लग रहा है कि एजुडेल वेबसाइट में प्राइवेट स्कूल्स की डिटेल्स शेयर होनी शुरू हो गई है। दैट्स स्टार्टिंग ओनली सर, वो तो पहला स्टेप है। हमने तो बहुत, अभी तो माता रानी वाली सीढ़ियां होती है ना, वो चढ़ी है तो पहली सीढ़ी चढ़ी है। तो अभी हम दिल्ली में बैठे हैं, बट हमारे लिए दिल्ली दूर है। तो यहाँ पर अभी जैसे जैन साहब आपने बोला, अल्टीमेटली ये जो मैं कोर्ट जाना, कोर्ट से ऑर्डर लाना, और रिसेंटली जो हमारे जितने भी ऑर्डर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं एज ए पेरेंट और प्रेसिडेंट ऑफ एसोसिएशन मैं डिमोटिवेट इसलिए हो गई कि कोर्ट से उम्मीदें मेरी कम हो गई हैं, या मैं बोलूं जिन्होंने तथ्य रखे उन्होंने ढंग से नहीं रखे थे। ठीक है ना, क्योंकि हमारे साथ जैन साहब आप भी जुड़े हैं, आप लॉयर हैं, हमारे साथ मनोज सर भी जुड़े हैं, मनोज सर भी लॉयर हैं। तो आप लोगों से बात करके यही पता चलता है, जितना हम सरकारों पर डायरेक्टली प्रेशर बनाएंगे, मुझे लगता है दैट इज मोर यूजफुल, जिससे कल को अगर मैं घेरना चाहूँ एजुकेशन डायरेक्टर को, मैं घेर सकूं। Yes. The other alternative is that we can start some editorial with taking in confidence all the main newspaper, that there must be some editorial regarding the grievance of the parent in this present circumstances. Na? So if there is a number of editorial is published in on daily basis, then we can create some pressure on the judiciary as well as executive and the politically also. That will take that's a very good idea, क्योंकि आप एडिटोरियल की बात कर रहे हैं, वो एक ऑल टुगेदर डिफरेंट होता है। वो एक आपने एक अच्छा आइडिया दिया, जबकि हमारे कैंपेन से रिलेटेड या कुछ भी बात से रिलेटेड आता रहता है न्यूज में, जैसे एक छोटा सा न्यूज में बोलूं, type of campaign either media we have to prefer, either electronic media or print media, so that this issue with the government take up it as seriously, like the other. So for that they may constitute some committee to sort out one for all what are the problems of the parents and the management, what should be the fee structure, what should be the transparency for the running of a management of a school, that this type of I think one for कोई solutions should be come out, निकल सकते हैं। बस अंत में मैं बहुत ज्यादा बोली, आपसे बस एक चीज मैं पूछ के इसको अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगी। डीएससीआर में कहीं पर भी सरकारी अधिकारियों पर काम ना करने पर एक्शन लेने का कहीं पर भी नहीं है। क्या हम इसको हम अकोमोडेट नहीं करवा सकते किसी तरीके से? क्योंकि अंततः सरकारी अधिकारी काम नहीं करे, जिसकी वजह से आज की डेट में एटीजी में, जहां पर ये जितने भी स्कूल हैं जो ट्रस्ट के अंदर चल रहे हैं, टैक्स फ्री हैं, बट सारे के सारे जो 2 कमरों से निकलकर वो फार्म हाउसेस में पहुंच चुके हैं। नॉट ओनली फार्म हाउसेस, आप आस पड़ोस में देखेंगे जो स्कूल चलाता है, कुछ टाइम पे देखेंगे वो इंटरनेशनल ट्रिप पर, ये आम बातें हो जाती हैं उसके लिए। तो या तो ये लोग कह रहे हैं कि भाई अभिभावक पागल हो, तुम लोग भी स्कूल खोल लो, तुम भी पैसा कमाओ। ठीक है, तो मैं जस्ट ये जानना चाहती हूँ, क्या हम सरकारी अधिकारियों को इसमें क्या हम लोग नहीं फंसा सकते? नहीं, सरकारी लोगों को तो नहीं फंसा सकते क्योंकि वो तो डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन का ही आउटलुक है ना। अगर उसको क्या करेंगे आप? वो ये थोड़ा ब्राइब थोड़ा लिया है क्या? हाउ यू कैन इन्वॉल्व गवर्नमेंट सर्वेंट? नहीं, गवर्नमेंट सर्वेंट सर, एलिगेशन सिंपल है। अगर मैंने कंप्लेंट की है, if the director of education is not taking any action, that means he is not interested. So you remedy, you have to avail the remedy again. What are the remedies? Okay. If someone is not acting. मनोज जी, हेलो, हाँ जी, हाँ मैडम कह रही हैं कि अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिसर इज नॉट टेकिंग एक्शन, कैन ही बी रिस्पॉन्सिबल? नहीं सर, मैं थोड़ा सा 1 मिनट अपनी थोड़ी सी और
इसी बात को मैं एक और तरीके से रखना चाहूंगा। बेसिकली देखिए, जो भी हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स आ चुके हैं एजुकेशन को लेके, खास तौर से प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को लेके, उसमें जो सबसे अहम जजमेंट है जो कि हम लोगों के आता है वो TMFI वाला है। TMFI वाले जजमेंट में जो कि 13 बेंच कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का जजमेंट है, उसमें एक्चुअली उन्होंने 2 वर्ड्स पे ही फोकस कर दिया है, प्रॉफिटियरिंग एंड कमर्शियलाइजेशन इज नॉट अलाउड। दिस इज द क्रक्स ऑफ द मैटर। बार बार यहीं आके फंस जाती है बात, और उसी का फायदा उठा के वो रिजर्व फंड, सरप्लस फंड को भी 15 से 20% तक ले जाते हैं, और ये भी कहते हैं कि भाई अगर आप एक स्कूल का पैसा जब तक आप और उसको यूटिलाइज करके दूसरे स्कूल नहीं खोलेंगे तब तक हमारी एजुकेशन कैसे फैलेगी। हेलो, एम आई ऑडिबल? हेलो, तो जी, तो सर ये जो 3 मुद्दे हैं, प्रॉफिटियरिंग, कमर्शियलाइजेशन एंड हाउ द द मनी विच हैज बीन एडेड अप, विच हैज बीन जो जुड़ता चला जा रहा है साल दर साल इन सोसाइटी पे, इन स्कूलों पे, उसको खर्च कैसे करना है। एक तो 2-3 मुद्दे तो ये। तीसरा मुद्दा सर इसमें क्या है, जैसे अगर आप देखें, मैं आपको 2 रिसेंट जजमेंट्स की बात करके बताऊं। एक ये DAV मैनेजमेंट का जजमेंट था जो चंडीगढ़ से हाई कोर्ट से लड़ता लड़ता सुप्रीम कोर्ट आ गया। उसमें सर सेक्शन 8 को लेके ये था कि सेक्शन 8 और कि RTI एक्ट का था कि भाई ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जो है वो RTI एक्ट में आते नहीं आते। ये मेरे ख्याल से सितंबर या अगस्त या सितंबर का जजमेंट होगा सुप्रीम कोर्ट का। उसने उन्होंने ये कह के छोड़ दिया, नहीं जी RTI एक्ट में आते हैं बिकॉज ये सब्सटेंशियल फंडिंग है। ऑल्दो इट हैज बीन, अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें 140 141 में लॉ ऑफ द लैंड बन गया, सब बातें हो गई, बट आज तक उसके आगे बात नहीं बढ़ी है। ऐसे ही सर आपको मैं लेटेस्ट बताऊं, उत्तराखंड हाई कोर्ट ने कहा कि भाई आपको सिर्फ ट्यूशन फीस लेनी है, मंथली लेनी है, और जो पेरेंट्स नहीं दे पा रहे हैं उनको आप जबरदस्ती नहीं करेंगे, कोई कोर्सिव मेजर नहीं लेंगे, और कोई भी उनको आप ऑनलाइन टीचिंग से बच्चे को नहीं हटाएंगे, वगैरह वगैरह। ये मेरे ख्याल से जजमेंट होगा इसी लास्ट वीक का, और कल ये सुप्रीम कोर्ट में आ गया, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भी कर दिया। तो सर मेरा सिर्फ मानना ये है कि हमें इस लड़ाई को 2-3 मुद्दों की तरफ से लड़नी चाहिए। ऑफ कोर्स कोर्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा रहेगा, कोर्ट के थ्रू हमें लाना चाहिए। जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट में ये वाला आया हुआ है जजमेंट, अगर हम लोग इसमें आईए लगा के ये पता कर ले कि ट्यूशन फी है क्या, ये कोर्ट में मुद्दा चल क्या रहा है, आप स्कूल को फीस बढ़ाने का पूरा मौका दीजिए। आफ्टर ऑल वो चैरिटेबल इंस्टीट्यूट है। ट्यूशन फीस तो डिफाइन होगी आपकी एजुकेशन एक्ट में, नहीं है सर डिफाइन, बड़ी ताज्जुब की बात है, नहीं डिफाइन नहीं है। आप उसको, आप अगर कोर्ट नहीं जाएगी कि जी ट्यूशन फीस आप डिफाइन करो, तो कोर्ट इज नॉट मेंट टू डिफाइन ए पर्टिकुलर, जैसे इंटरप्रिटेशन। आप कुछ कहते हैं ट्यूशन फीस, स्कूल मैनेजमेंट और कुछ कहते हैं। अगर कोई वहां पे डिस्प्यूट है तो इफ देन वी कैन चैलेंज टू द कोर्ट if they are interpreting the tuition fee for their benefit, not to the benefit of the student. नहीं, मैं तो सारी जनरल बातें कह रहा हूँ, मतलब आप ट्यूशन फी को एक ले सकते हैं मुद्दे को। आप लिखो ट्यूशन फीस में कैसे क्या हो, क्या गाइडलाइंस है, अप टू डेट कैसे है, क्या है, कोई स्कूल वालों ने अपने कितना क्या उनका क्राइटेरिया फिक्स किया हुआ है, किस स्टैंडर्ड से कैसे क्या रखेंगे ट्यूशन फीस वगैरह का, ठीक है ना। वैसे सर आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, ट्यूशन फी डिफाइन ही नहीं है, ट्यूशन फी वर्ड ही नहीं है एजुकेशन एक्ट में। नहीं है उसके अंदर उन्होंने गाइडलाइंस वगैरह की है, जजमेंट वगैरह है, ऐसा नहीं है कि अनरिस्ट्रिक्टेड उनको। नहीं, जजमेंट की बात मैं नहीं कर रहा सर, दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट में ट्यूशन फी वर्ड ही नहीं है। नहीं वो नहीं होता, लेकिन उनको फ्री हैंड नहीं दे रखा, उनको ट्यूशन फीस के लिए क्राइटेरिया दे रखा है। वो अभी जजमेंट आया हुआ था लेटर सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का, कि 7th पे इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी, तो उनके में उन्होंने क्लियर किया है ऑन द अकाउंट ऑफ टू पे द 7th पे कमीशन द स्कूल कैन नॉट इंक्रीज द फीस स्ट्रक्चर आल्सो। चलिए सर, उस पे हम लोग फिर कभी बहस कर लेंगे, बट आई स्टिल डिसएग्री विद यू दिस पॉइंट। तो सर मेरा सिर्फ यही कहना है, अगर हमारे पास लीगल एक्यूमेन है, लीगल चीजें हैं हमारे पास, तो एक जैसे कल जो जजमेंट है उसमें हम एक आईए लगा के अपने आप को इंट्रोड्यूस करके अपनी बातें रख सकते हैं, या फिर हम लोग प्रॉफिटियरिंग और कमर्शियलाइजेशन को लेकर चलते हैं, क्योंकि सर इसीलिए हम लोग को बहुत ज्यादा सफलता भी नहीं मिलती है। बिकॉज सर व्हाट आई फील, जजेस आर द रेफरी, वो तो सर जो हम फैक्ट्स प्रूव करेंगे, जो प्रेसिडेंट होगा, जो एक्ट होगा, जो लेजिस्लेशन ने बना के दिया, वो उसी को इंटरप्रेट करेंगे, अपनी तरफ से तो कुछ कहते नहीं है। हम खामखा कभी कभी कोर्टों को भी आड़े हाथों ले लेते हैं, बेचारे उनकी भी मजबूरी है। देखिए, ना तो कानून बना सकते, ना वो कोई ऐसा लीगल कोई
लॉ भी पास नहीं कर सकते, वो देखो इंटरप्रेट करते हुए, देखो इसने ये कहा, इसने ये कहा, हाँ भाई ये लॉजिकल, ये रीजनेबल है, ठीक है भाई ये ठीक है, इसका आर्गुमेंट ज्यादा बेटर लगा, विद एविडेंसेस था, विद कोजेंट प्रूफ थे, चलो भाई इसको मान लेते हैं। तो सर मेरा सिर्फ यही कहना है, बहुत ऐसा नहीं कि मनोज जी की कोई कोर्ट्स वगैरह को पावर नहीं लॉ बनाने की, दी जजमेंट इटसेल्फ इज अ लॉ। तो अगर कोई कोर्ट को कहीं लगेगा कि जजमेंट की रिक्वायरमेंट है, कहीं ऑर्डर की जरूरत है, तो दे कैन पास ऑर्डर, ऑर्डर इटसेल्फ इज एक्ट। वो तो मैं तो वही तो आ रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट में वही तो मैं आ रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 8 जो आरटीआई का था कि भाई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन नहीं आते, वो लॉ ऑफ द लैंड बन गया, बट उसके आगे क्या सर? मैं सिर्फ कहना ये है, कोई सरकार ने, अब मान लीजिए मैं माउंट कार्मल स्कूल पे आरटीआई लगाना चाहता हूँ, उसका पीआईओ डिफाइन है, किसके नाम से लगाऊंगा, किसके नाम से 10 रुपए की फीस काटूंगा, कि उसके बाद में कहाँ सीआईसी पे जाऊंगा, कौन उसकी फर्स्ट एपलेट अथॉरिटी है, देयर आर लॉट्स ऑफ लॉट्स ऑफ थिंग्स इन बिटवीन आल्सो। वो आप डायरेक्ट स्कूल पे ना लगा के आप डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन को लगा सकते हैं कि आप पे इस पे अकाउंट वगैरह या कहते हैं जो भी क्वेरी हो ना, आप थ्रू डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन से ले सकते हो। वो सर टोटली यूजलेस एक्सरसाइजेस होती है ना, ये तो भैया तो मैं आपको समझा रहा हूँ, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन कुछ नहीं देता, कुछ नहीं बताता। वो देगा। अच्छा चलिए सर, मैं आपकी बात को ऊपर रखता हूँ, पर हमारा एक्सपीरियंस है, हम लोग पिछले मानता हूँ आपका होगा, लेकिन लीगली आप उनको एनफोर्स कर सकते हैं इनडायरेक्टली। अगर डायरेक्टली नहीं इंफॉर्मेशन मिल रही तो इनडायरेक्टली यू कैन गेट ऑल द इंफॉर्मेशन। जैन साहब, इसमें मैं मनोज सर की बात को थोड़ा सा कोशिश करती हूँ रखने की। जैसे आपने बोला कि आरटीआई लगा सकते हैं, ठीक है आरटीआई लगाते हैं, हम एजुकेशन डिपार्टमेंट में आरटीआई लगाते हैं, हमारी कई आरटीआई का जवाब नहीं दिया और हमारा साल भर खराब हो गया, ठीक है। अल्टीमेटली आरटीआई का जवाब नहीं आता तो एक के बाद एक मेल घूमती है। जैसे सपोज मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन मांगी, इन्फॉर्मेशन अभी जो ऑर्डर आया ना, अभी हाई कोर्ट का जो ऑर्डर आया है रिसेंट, कि जो स्कूल फीस बढ़ा सकते हैं जो प्राइवेट लाइन पर है, इसी से रिलेटेड मैंने 2018 अक्टूबर या नवंबर की बात होगी, एक आरटीआई लगाई थी कि कितने स्कूल हैं, कौन से ट्रस्ट में चल रहे हैं, कौन गवर्नमेंट लाइन पे हैं, कौन प्राइवेट लाइन पर हैं, डीडीए मतलब गवर्नमेंट मतलब डीडीए लाइन भी पूछी थी, डीडीए अलॉटमेंट, ठीक है ना, डीडीए अलॉटमेंट पूछी थी। और मैंने, क्योंकि अगर हम इसको स्टडी करते हैं तो ये देखते हैं कि जो स्कूल है, मेरे को स्कूल का नाम तो पता है, उसके पीछे ट्रस्ट का नाम नहीं पता, ठीक है। तो मैंने ये जानना चाहा था, क्योंकि हम कुछ स्कूल से रिलेटेड स्टडी कर रहे थे, इसलिए जब आरटीआई लगाई तो आप हैरान होंगे देखकर कि पीएसबी ब्रांच के जो हेड है योगेश प्रताप, मेरे पास आरटीआई का जवाब है, उसने साफ साफ लिख के दिया है ये इंफॉर्मेशन हेडक्वार्टर में अवेलेबल नहीं है, और उसने वो जोन पे भेज दी। सर टेक्नोलॉजी के वर्ल्ड में आप कहाँ पे बैठे हुए, दिल्ली के किस कोने में, दिल्ली क्या मैं तो कहती हूँ वर्ल्ड के किसी कोने पे बैठा हुआ, आज हम ऑनलाइन जुड़ सकते हैं। ऑफिस में दुनिया भर के कंप्यूटर लगा चुके हैं ये लोग सालों पहले, तो ये इनके पास इंफॉर्मेशन नहीं है क्या? दूसरी बात, जब इसी चीज को लेके ये लोग कोर्ट गए हैं, एजुकेशन डायरेक्ट पीएसबी ब्रांच तो गया है या जोन तो नहीं गया, जितने भी केसेस गए हैं, तो ये उस आरटीआई में मुझे क्यों मना कर रहे हैं कि मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है? यानी कि आप डेलिबरेटली चीजों को लिंगर ऑन करना चाह रहे हो। वहां से उसने बोला मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, उसके बाद उसने क्योंकि जोन को ट्रांसफर कर दिया, जोन अपने हिसाब से रिस्पॉन्ड करता है। वो जो महीने वाला जो क्राइटेरिया है ना, 1 महीने में आरटीआई का जवाब, तो जनाब ने ही 1 महीने में मुझे जवाब दिया और ये बोल दिया मैं आगे ट्रांसफर कर रहा हूँ। अब आप देखिए हाउ दे आर प्लेइंग विद द आरटीआई। मतलब कहने का यही है कि ये जानते हैं खिलाड़ी पुराने हैं, ये जानते नहीं मैडम मैटर नहीं है, आप यू कैन शेयर ऑल दिस, आई स्टडी इंडिविजुअली what is their, why they have not provided you, whether they are legally bound or what is the lacuna, so we can pursue them that this your answer is not as per the RTI Act, so why not be, you should be penalized, either you give me a reasoning under this provision of law, your this answer is only one word, we don't maintain the record, is a vague answer, this is not the compliance of the RTI Act. In spite of that, if you are not, मैं आपसे एक चीज छोटी सी बात बताऊं, क्योंकि ऐसे अगर हम कोर्ट में जाने लगे तो मुझे लगता है
हाँ जी। मैं हमारे पास जिस हिसाब से केसेस आते हैं, तो यकीन मानिए कोर्ट में हम नहीं जाना चाहते, क्योंकि कोर्ट में गए पीछे आपको भी पता है, जब कोई केस कोर्ट में होता है तो आप उसके बारे में एजुकेशन डायरेक्टर और फिर उन लोगों के ऊपर प्रेशर नहीं बना सकते। जब आप बाहर होते हो ना, उससे पहले जितना मर्जी प्रेशर बना लो, कोशिश कर लो, नहीं है मैडम, ना? मैं आपको ये नहीं कह रहा कि कोर्ट में, मैं कह रहा हूँ जो आरटीआई का आप, इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड दैट रिप्लाई ऑफ द योर एप्लीकेशन, आरटीआई एप्लीकेशन ना, so you can make a that this is not a compliance of the RTI Act. You can insist that this reply is a vague reply. This is no reply under the Act, RTI Act. अभी You देखिए जैन have साहब, to मैं be आपको ना specific. एक्चुअली शायद मैं समझा नहीं पा रही। मेरा समझाने का ये मतलब है कि हाँ, मैं जो फिर आपको रिपीट कर रही, नहीं वो इन्फॉर्मेशन कंसील कर रहे हैं, आपके साथ शेयर नहीं कर रहे। ऐसा नहीं हो एग्जैक्टली सकता इंफॉर्मेशन कंसीव कर रहे हैं, शेयर नहीं कर रहे, और वो हाँ, मेरे जैसे बंदे को वो परेशान करना चाहते हैं कि जैसे हम थक के हार के बैठ जाएं। मेरा नहीं तो ये आपको प्रश्न है, हाँ, नहीं मैं आपकी मेरा बात ये एप्रिशिएट करूँ कि हाँ हाँ वो मेरा ये देखना है चाहते कि हैं मैंने कि आरटीआई हाँ लगा दी, फिर मैं कहूंगी मैं फर्स्ट अपील पे जाऊं, मैं सेकंड अपील पे जाऊं। नहीं, अपील में जाने की जरूरत नहीं, वो उसी एप्लीकेशन को ही परसू करके हो जाएगा, क्योंकि वो कोई अच्छा, अपील में जाना नहीं चाहेगा, नहीं तो उस पर पेनल्टी डलेगी इंडिविजुअल ऑफिसर पे। कोई अपना ऑफिशियल अपना कोई पेनल्टी के चक्कर में नहीं फंसना चाहेगा। मैं चलिए आपके साथ मैं शेयर कर लूंगी। और हाँ मेरे हाँ पास जो इन्फॉर्मेशन, अब दिक्कत ये है कि जब ये लोग करते हैं तो यहाँ पर भी मैंने सिर्फ लिमिटेड मांगी थी, वो पता नहीं गली मोहल्ले के अनरजिस्टर्ड भी मेरे पास स्कूलों से लेटर आने शुरू हो गए। तो बीइंग अ अच्छा लेडी मेरे को तो ऐसा लगा ये जानबूझ के करना चाह रहे हैं कि हर दूसरे दिन एक अजीब से स्कूल, मतलब कभी नाम नहीं सुना, और वो कहते जी हम तो रजिस्टर्ड नहीं है, हम हमारी अपनी पर्सनल जमीन है, राइट? तो मतलब उन्होंने उस आरटीआई को स्कूलों पे ट्रांसफर कर दिया। आप सोचिए, मेरे पास आई वॉज गेटिंग रिस्पॉन्सेज फ्रॉम द स्कूल्स, जबकि नहीं, वो तो यही मैडम दैट इज इटसेल्फ इज ए ऑफेंस। If you are receiving a letter from the some third person, that हाँ, itself is because it is confidential. If you have make any application for under यस RTI Act, yes. एग्जैक्टली, So क्योंकि so जैन हाँ, साहब हम तो थोड़े से वही है ना कि हम ये मानते हैं कि हमें नॉलेज है, ठीक है? अब मैं एक मान के तो चलूं आप एक आरटीआई आर्ट, को उनको डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के या जो कंप्यूटर की आरटीआई अथॉरिटी थी ना, उसको लेटर लिखो कि यू हैव पुट डिस्क्लोज माय दिस एप्लीकेशन व्हिच इज कॉजिंग मी हरेसमेंट, व्हाई एक्शन शुड नॉट बी टेकन अगेंस्ट यू। बस 2 लाइनें लिख के इनको छोड़ दो, तो आपकी जो प्रॉब्लम है ना तो ये आप मुझे एक चीज बताइए, तो साल भर पुरानी आरटीआई को भी मैं रिवोक कर सकती हूँ यानी कि? हाँ बिल्कुल, आप उसको कोई वो थोड़ी ना, कोई एक्सपायरी डेट थोड़ी ना है। अच्छा, ठीक है, हाँ, वो मैं कर देती हूँ। चलिए अभी और इस आपको बात ऐसे पर अगर आते हैं। हरेसमेंट हुई है, अगर कोई हरेसमेंट हुई है आपको, तो इसका मतलब तो कहीं एजुकेशन के डिपार्टमेंट का और मैनेजमेंट का कहीं नेक्सस है उनका, तो लीक होने नहीं चाहिए आरटीआई, तो आपकी कॉन्फिडेंशियल एप्लीकेशन। एग्जैक्टली, आरटीआई लीक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वी पीपल आर फाइटर्स। हम लोग आरटीआई लगाते हैं तो हमारे पीछे, उस तो कहना आरटीआई के चाहिए पीछे, डायरेक्टली आई एम बीइंग प्रेशराइज्ड बाय द प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट टू सरेंडर योर डिमांड। इनडायरेक्टली तो ये है कि यू शुड नॉट परस्यू योर आरटीआई एप्लीकेशन। ठीक है। चलिए अभी वापस आते हैं इस बारे में जिसमें हम लोगों की आज हम लोगों को मीटिंग करने का था, कि हाँ किस मनोज जी। तरीके से, जैसे मनोज जी का था कि हम लोग कैसे साथ में काम कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मनोज जी, जी जी मैम। जी बताइए मनोज जी कैसे साथ में। आई थिंक मनोज सर इसलिए चले गए क्योंकि डेटा की उनको प्रॉब्लम होती है, इसीलिए मैंने भी कैमरा बंद किया हुआ है। कैमरा ऑन करूंगी वो फिर बार बार डिस्कनेक्ट होगा। तो मनोज सर के साथ भी यही प्रॉब्लम आ रही थी। तो अभी मैं अब ये जानना चाहूंगी कि कैसे हम लोग आगे, जैसे आपका था प्रपोजल, हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि कमिंग संडे भी हम लोग उसी को, डिस्क्लोज स्कूल अकाउंट्स को हम लेके आगे चल रहे हैं। अभी जैसे हमारे साथी मनोज जी ने भी बताया, जैन साहब भी जानते होंगे, आप लोग भी जानते होंगे, उत्तरांचल पे वहां पर हाई कोर्ट में जब वो एक लगा था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी पेरेंट्स से पूछा है कि आप लोग फीस जो है वो आप उसके लिए आवाज क्यों उठा रहे हैं, और ये सब कुछ जो बात हुई है। तो स्टिल मेरा ये मानना है कि
क्योंकि पेरेंट्स के पास नॉलेज नहीं है व्हाट आर द डिटेल्स ऑफ दिस फीस, ब्रेकअप नहीं है हमारे पास। तो एज ए पेरेंट मैं स्कूल की जो फीस भर रही हूँ, मुझे कैसे पता चलेगा दैट फीस वो लीगली वो वैलिड है नहीं है क्या है? मैं जैन साहब आपके साथ शेयर करती हूँ। मैं माफी चाहूंगी मनोज जी, मैं आपका समय आपका ले रही हूँ। जैन साहब मैंने क्यों ये बात बोली वो उसके पीछे रीजन बता देती हूँ। पर्सनल एक्सपीरियंस है। एक स्कूल के लिए जहाँ से हमने लड़ाई शुरू की थी, वो स्कूल हमसे 7,500 रुपए लेता था। मेरे पास सारे एविडेंसेस हैं उसके, इसलिए बता रही हूँ। 7,500 रुपए वो स्कूल लेता था, हम लोगों से चार्ज करता था ट्यूशन फीस के नाम से। हमें डाउट हुआ, हमने आरटीआई लगाई। हमारे पास उस टाइम पे इंफॉर्मेशन आई कि स्कूल ने जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में ब्रेकअप दे रखा है दैट इज 5,500 अंडर द ट्यूशन फीस एंड 2,000 दैट इज ईएमआर क्लेविस। ईएमआर क्लेविस में उसने बताया कि हम खाना देते हैं, हम बच्चों को किताबें देते हैं, बच्चों को आई कार्ड देते हैं, ऐसी चीजें जिसके लिए वो मुझसे बाद में पैसे भी ले रहा था। तो किताबें और आई कार्ड हटा दें तो यानी कि स्कूल 2,000 रुपए पर मंथ पेरेंट्स से खाने के नाम का चार्ज कर रहा था। यहाँ हमारी लड़ाई शुरू हो गई। यहाँ हमने बोला जब मेरे बच्चे को खाना नहीं दिया जा रहा तो क्रिमिनल चीटिंग हो गया। एग्जैक्टली सर, इसीलिए मैं आज वापस आती हूँ 18 तारीख के ऑर्डर पे, जब एजुकेशन डिपार्टमेंट ने बोला है स्कूल 3 बातें मेन रखी हैं। ट्यूशन फीस लेगा, केवल और केवल ट्यूशन फीस लेगा जब तक लॉकडाउन पीरियड लिखा है चल रहा है। दूसरा उसने बोला एनुअल एंड डेवलपमेंट चार्जेस लॉकडाउन पीरियड तक के नहीं लेगा, और उसके बाद जो चार्जेस लेगा वो प्रो रेटा बेसिस पे लेगा और वो भी मंथली फॉर्म पे लेगा। थर्ड उसने बोला है ईएमआर क्लेविस जब तक स्कूल नहीं खुलेंगे। ये जो थर्ड वाला है ना ईएमआर क्लेविस, 99 क्या 100% को नहीं पता ये ईएमआर क्लेविस है क्या भला। उन्होंने सिर्फ अपने ऑर्डर पे एग्जांपल दिया है ट्रांसपोर्टेशन फीस। सर ओनली ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता ना, उसमें एनआई भी होता है। यस, एनआई भी होता है जो न्यूज़पेपर, पेरेंट्स को ये नहीं पता 1,000 रुपए न्यूज़पेपर के नाम के दे रहे होते हैं अपने बच्चों के। ठीक है, एनआई होता है, एक्टिविटी चार्जेस होते हैं, और दुनिया भर के ये लोग जो चार्जेस अभी लेते हैं वो होते हैं जो मंथली, जबकि वो ऑप्शनल होते हैं। पेरेंट्स चाहे तो वो विड्रॉ कर सकते हैं, बट वो मैंडेटरी बना के स्कूल चार्ज करता है। अब यही वापस आ जाते हैं हम 18 तारीख के ऑर्डर पे, व्हाई वी पीपल आर फोर्सिंग डिस्क्लोज स्कूल अकाउंट्स, कि ये हमें पता है बेबी स्टेप चल रहे हैं, बट ये भी है कि हम इन बेबी स्टेप से आगे हम हाथी का पैर तैयार करने को तैयार हो रहे हैं, क्योंकि कल को अगर मुझे कोर्ट जाना है आई शुड हैव सफिशिएंट एविडेंसेस विद मी। तो पहला स्टेप ये है कि जब मेरे पास ब्रेकअप नहीं है, जो हमने ऑलरेडी एजुकेशन डायरेक्टर के पास मेल डाली कि प्लीज डिस्क्लोज द ब्रेकअप। पहली बात 18 तारीख के ऑर्डर के बाद जब आपने पॉइंट नंबर 6 में बोला है अप्रूव फीस, तो हम ये कह रहे हैं अप्रूव फीस को न्यूज़पेपर के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू तो डिस्क्लोज कर। अब उसके बाद हम ये कह रहे हैं ना सिर्फ अप्रूव फीस, तो अकाउंट्स भी डिस्क्लोज कर। उसके पीछे भी जैन साहब रीजन बता देते हैं। दिल्ली गवर्नमेंट ने 2016 में 629 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हायर किए थे। 629 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हायर किए थे, जिनको 1 लाख रुपए पर स्कूल पेमेंट किया था। मेरा प्रश्न ये है 629 1 लाख रुपए के हिसाब से एक स्कूल का 1800 स्कूल का मैं ले लेती हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट को कैलकुलेट नहीं करी किसके हिस्से कितना गया। 1800 स्कूल 1 लाख के हिसाब से देख लीजिए, जब इतना मोटा खर्चा गवर्नमेंट ने किया है तो गवर्नमेंट की अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी तो है नहीं जो छुपा के रखेगा। उनको वो सारी ऑडिट रिपोर्ट पब्लिक करनी चाहिए। तो आप ये बताइए क्या हम सही डिमांड नहीं कर रहे? नहीं, आप कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते। एक तो हर एक स्कूल की वेबसाइट होनी चाहिए, उसके अंदर पूरा उनका होना चाहिए डिटेल, ट्यूशन फीस और ब्रेकअप होना चाहिए, उसकी डिटेल्स होनी चाहिए। जैन साहब यहाँ पर ये जो आप बात कर रहे हैं ना, ये ऑलरेडी इट इज देयर इन दी एनसीपीसीआर की बात करें, डीसीपीसीआर की बात करें, सीबीएसई बायलॉज की बात करें, डीएसआर की बात करें, हर एक को ये कह रहा है। बट मेरा फिर वही है, मैं 1800 स्कूल से एसोसिएशन के हिसाब से 1800 स्कूल से झक मारू, जो बेटर है मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट को बोलूं भाई मुझे नहीं मतलब स्कूल क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, मुझे चाहिए तेरी वेबसाइट में इंफॉर्मेशन। आप सारी इंफॉर्मेशन अपनी वेबसाइट में डालिए, वेदर
डेफिनेटली मैं तो चाहूंगी मिनिमम जो सर्टिफिकेट्स होते हैं, एग्जांपल फायर एनओसीज, हर 2 साल में उनको रिन्यू करवानी होती है. इट इज डेफिनेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन ऑल्सो टू चेक कि स्कूल उसको रिन्यू करवा रहे नहीं कर रहे. लगाइए ना पेनल्टी क्लॉज लगाइए, प्रॉब्लम क्या है? मैडम मनोज जी आप भी लाइन पे भी या? जी जी जी. मेरा कहना है इसके अंदर इसको स्कोप को थोड़ा हम एनहांस करने के लिए ना अपना, अगर डायरेक्टर एजुकेशन का कोऑपरेशन अगर नहीं मिल रहा है तो हम सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन को भी इन्वॉल्व कर लेते हैं. अल्टीमेटली तो सीबीएसई इज द अल्टीमेट अथॉरिटी कि अगर वो रिकॉग्नाइज करेगी किसी स्कूल को नहीं करेगी, है ना, तो कोई अगर डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन भी अगर हमें कोऑपरेट नहीं कर रहा तो सीबीएसई वालों के थ्रू हम उसको गेट इट इम्प्लीमेंटेड. कोई अगर ग्रीवेंस है ना. जैन साहब यहाँ थोड़ा सा अलग नहीं है, क्योंकि सीबीएसई तो सिर्फ एक आपकी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन बॉडी है. अल्टीमेटली स्कूल हैज टू बी रिकॉग्नाइज्ड और सीबीएसई मस्ट बी. नहीं सर, कहाँ जरूरी है? बिल्कुल सीबीएसई से नहीं सर, यहाँ थोड़ा सा जैन साहब मैं क्योंकि कई स्कूल ऐसे हैं जो सीबीएसई से रिकॉग्निशन नहीं लेते हैं, वो आपका दिल्ली एजुकेशन से तो आपका रिकॉग्नाइज करवाते हैं, वो आईबी बोर्ड से लेते हैं. ऑल इंडिया बोर्ड से लेंगे ना फिर. नहीं ऑल इंडिया नहीं कह रही सर, आईबी इंटरनेशनल बोर्ड. इंटरनेशनल बोर्ड सीबीएसई की तो जरूरत ही नहीं है मैडम. सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है, एक ऑल इंडिया का है, दोनों दो एजुकेशन है जहाँ से आपको रिकॉग्नाइज कराना पड़ेगा अपने स्कूल को. जैन साहब एक और हो गया है आज की डेट में जिसको इंटरनेशनल बोर्ड कहते हैं. बहुत सारे स्कूल आईबी को फॉलो कर रहे हैं. एग्जांपल आपको दे देती हूँ, आपका डीपीएस आईबी बोर्ड निकालने लगा है. प्रेसिडियम यस, एंड दे आर प्रमोटिंग. अब वो लोग इसको प्रमोट भी करते हैं. गवर्नमेंट आ गई क्या एक, मतलब सीबीएसई के और ऑल इंडिया के कोई सेकेंडरी एजुकेशन के पैरेलल में कोई आ गया? नहीं सर, ये क्या है, इंटरनेशनल बोर्ड है. जैसे कि अपना यूके में कैम्ब्रिज हो गया, तो कैम्ब्रिज से ये लोग अपना वो दिल्ली इंडिया में देखो आप किसी, अगर आप आईआईटी में जाएंगे या किसी प्रोफेशनल या किसी कॉलेज में गवर्नमेंट में कहीं एडमिशन लेने के लिए आपको रिकॉग्नाइज है वो? आप ठीक कह रहे हो जी. जी आप वो ठीक है सर. है सर. जैन साहब वो रिकॉग्नाइज है आईबी बोर्ड. बहुत सारे चलो एक बार इसको स्टडी कर लेते हैं, नहीं तो उनको भी देख लेंगे ना कि भाई जो भी है स्कूल का उस पॉइंट ऑफ व्यू. अभी तो फिलहाल हमारे को जो एट प्रेजेंट प्रॉब्लम आ रही है स्टूडेंट की, वो यही आ रही है कि भाई एक तो इनको प्रेशराइज ना करें, एक तो ऑनलाइन क्लासेस का और एक ट्यूशन फीस का नॉन पेमेंट पे, और उसका एक ब्रेकअप दिया जाए और उसमें कितना रिडक्शन किया जाए ट्यूशन फीस में, तो ताकि जो बर्डन है, फाइनेंशियल बर्डन पेरेंट्स में ना डाल के स्कूल वाले अपने मैनेजमेंट बियर करे मिनिमम टू मिनिमम. और दूसरा जो आगे आने वाले 3 महीने उनमें भी फीस माफ होनी चाहिए. हाँ वही. अभी तो भी इनका तो भी नहीं, अभी तो स्कूल का देखो माफ होगी या एनहांस करेंगे, क्या करेंगे. अभी तो जो गाइडलाइन आई है कि इसमें डबल शिफ्ट के अंदर स्कूल चलेंगे, सिंगल शिफ्ट वाला स्कूल का कंसेप्ट खत्म हो गया. राइट. तो क्योंकि कोरोना के कारण अभी कल गाइडलाइन आ रहे थे, पेपर में भी था, मीडिया में भी था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वैसे, कि अब ये डबल शिफ्ट में स्कूल की होगी, क्योंकि पहले एक सेक्शन में 70 थे, अब उन्होंने इसको डिवाइड करके 30 करना है. करेक्ट. तो अभी तो कुछ आप जो बात कर रहे हैं, मैं माफी चाहूंगी जैन सर, आप ये जो 30 वाली 70 और 30 वाली बात कर रहे हैं, ये तो दिल्ली के सरकारी स्कूलों की बात कर रहे हैं, ठीक है? नहीं प्राइवेट की मैडम. प्राइवेट में थोड़ा सा आप मुझे अपडेट कर दीजिए, क्योंकि मैं अवेयर नहीं हूँ. क्योंकि ये जो 70 का जो है, नॉर्मली प्राइवेट स्कूल में 40 बच्चे होते हैं, ज्यादा नहीं होते क्लासेस में. हाँ, जो इन्होंने 8 सेक्शन बना रखे थे ना, उसको सेक्शन तो इंक्रीज करना पड़ेगा ना. 40 की स्ट्रेंथ तो आप एक वो देखेंगे ना कितना डिस्टेंसिंग में क्या क्राइटेरिया निकालता है वो. आप एक बेंच का कितने में डिफरेंस रखते हैं डिस्टेंस पे. तो अभी क्या नया जो ऑर्डर आप ये कह रहे हैं, ऑर्डर इवन की जगह आप ये कह रहे हैं मॉर्निंग और इवनिंग स्कूल पे ट्रांसफर कर रहे हैं? ऑर्डर और इवन में तो नहीं पॉसिबल होगा. हाँ, मॉर्निंग एंड आफ्टरनून. तो मेरी क्या ख्याल मजाक बना रखा है. अब मैं फिर वही कहूंगी जैन साहब, ये जो बैठे हुए हैं, जो ज्ञानी ध्यानी लोग बैठे हुए हैं, जो इंटेलेक्चुअल टीम है, जो ऐसे बेहुदा ऑर्डर निकालने की बात कर रहे हैं बैठकर,
क्या उनमें कितने पेरेंट्स रिप्रेजेंटेटिव हैं? क्योंकि बेशक वो नहीं तो वही वाली पॉलिसी बात है। नहीं, जब पॉलिसी बनाएगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाएगी या जो भी बनाएगी, तो वो आपसे सबसे रिक्वेस्ट मांगेगी पेरेंट्स से, जो आपके सजेशन है आप दीजिएगा। और अगर किसी को ऑब्जेक्शन है तो ऑब्जेक्शन देंगे। मैनेजमेंट को, अगर आपकी पेरेंट्स एसोसिएशन कोई स्ट्रॉन्ग होगी जैसे मनोज जी और हम लोगों की है, तो हमारा वो जो वहाँ पे पार्टिसिपेशन हमारा फोर्स होगा कि हम इतने स्कूलों की है हमारे पे स्ट्रेंथ तो पेरेंट्स की, तो वो हमारा कंसिडर करेंगे हमारा पॉइंट। ठीक तो है। एक हाई कोर्ट जज, सुप्रीम कोर्ट जज होगा, कॉन्स्टिट्यूट करेंगे कमेटी। अभी ये जैन साहब का कहने का पॉइंट यही है कि देखिए जितने ज्यादा लोग मिलकर एक साथ काम करेंगे, और अगर बिल्कुल किसी का भी बिल्कुल कोई अगर ऑब्जेक्शनेबल पॉइंट होता है तो वी विल पुट इट फ्रॉम ऑल एंगल। द मोर द स्ट्रेंथ, द मोर हाँ द प्रेशर बिल्कुल, वी कैन मतलब क्रिएट ऑन द गवर्नमेंट। ऑफ कोर्स, बिल्कुल ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। हमारे में जितनी आई ज्यादा नो। फोर्स होएगी वी कैन गेट इट इम्प्लीमेंटेड ना, अदरवाइज उतना वेटेज मिलेगा हमारे को। अदरवाइज क्या हो रहा है, गवर्नमेंट ऑफिसर्स आर escaping from replying to the right point. नहीं, वो देख लेते हैं Exactly. कि अगर बंदा, अगर उसको देख लेते हैं कि अगर दे हैव द फाइटिंग स्पिरिट तो दे कांट दे सरेंडर। राइट। अगर वो देखते हैं कि भाई अगर रूटीन में लगी हुई है तो उनको देखते हैं वो कितनी डेप्थ है इसकी आरटीआई में या क्या चाहते हैं ये। अगर आपने एक ही आरटीआई लगा के उसको फॉलो अप नहीं किया तो समझ जाते हैं कि ये टाइम पास वाली है, और फिर देखते हैं कोई जैन है साहब इसमें सीरियस। हाँ एक चीज और है, ये दोनों तरीके से भागते हैं। एक तो ये सामने वाले पे बंदे में कितनी ताकत है, कितना देर रुक सकता है। दूसरा ये कि सामने वाला बंदा इस आरटीआई के जवाब का क्या बना सकता है उनका। तो उनको अगर ये पता है कितना आप उसको नुकसान पहुंचा सकते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। एग्जैक्टली। तो अगर मैं बताऊं तो मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि इस आरटीआई से रिलेटेड योगेश प्रताप जिससे साइन किए थे उससे मेरी मीटिंग हो चुकी है, और उसने ये बात हंस के कही कि मैडम आप तो जानते हैं कि ये वो करके। तो एनीवे मैं जानती हूँ कि हमारी आरटीआई का जवाब नहीं दिया गया, तो क्यों नहीं दिया गया। बट हाँ जैसे आपने कहा, मैं उस आरटीआई से रिलेटेड फिर से बात कर लूंगी, एक कंप्लेंट डाल दूंगी आगे, ठीक है। बट वापस आते हैं अब इस बात पे, जैसे हमारी जहाँ पे शुरू हुई थी, जो मीटिंग का फोकस था, तो कि हम लोग कैसे आगे भविष्य में कैसे साथ चल सकते हैं, एक दूसरे को स्ट्रेंथन कर सकते हैं, मेन बात इसमें है ना। और एक चीज मैं आप तीनों से पूछना चाहूंगी, आप तीनों कितना फेवर में हैं कि स्कूल की फीस में डिस्काउंट वाली बात या जो चल रही है, या वेव ऑफ वाली बात या छूट वाली बात, आप कितना फेवर करते हैं? देखो वेव ऑफ का तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने भी क्लियरली रिफ्यूज कर दिया कि वी कांट वेव ऑफ द ट्यूशन फीस। करेक्ट। एग्री। So now the parents have to pay the tuition fees. Yes, yes, now, yes. It depends because there is a difference. One school is asking a higher tuition fees, the other one is asking for a lower. So there must be some rationalism ki what is their criteria to fix up a tuition fees. For that we can fight and we can say that the parents should not be burdened with they may be given some time, extra time to clear the tuition fee. Am I right, Mr. Manoj? Yes sir, correct, absolutely correct. है ना? बट अभी यही तो फाइट चल रही है कि पेरेंट्स जो कह रहे हैं कि हम पे नहीं कर सकते, उधर स्कूल वाले तो कहते हैं कि मैं सैलरी कहाँ से दूंगा। तो फिर तो आप ईडब्ल्यूएस के अंदर अपना डाल दीजिएगा हम कि भाई हमारी कोई इनकम नहीं है, ईडब्ल्यूएस में बच्चों को पढ़ाओ। करेक्ट। एंड राइट टू एजुकेशन में दे कैन नॉट से नो। हाँ, वो या फिर आप ईडब्ल्यूएस की क्लॉज को एनहांस चैलेंज कर दो कि जो 15,000 की आपने मंथली इनकम डाली है वो आपने डाली थी, कब डाली थी, वो उसको आप उसको 15 को 25 करो, क्योंकि अब कॉस्ट इंडेक्स भी बढ़ता है 3%, 5%, तो ये ईडब्ल्यूएस की भी कॉस्ट को आप 15,000 की जगह 25,000 करो, तो उसके अंदर काफी पेरेंट्स कवर हो जाएंगे। मतलब अभी मतलब जैन साहब आपके कहने का मतलब है जिन पेरेंट्स की अभी जॉब नहीं रही है उनको मैं बोलूं कि इमीडिएटली डीएम ऑफिस जाओ और एक डिक्लेरेशन दो कि तुम्हारी इनकम बंद हो गई है, तो डीएम की जगह भी नहीं, वो उसका अब तो डीएम का भी खत्म कर दिया, ईडब्ल्यूएस के लिए आपका अपना आप ही एक वो डाल दोगे उसके अंदर हो जाएगा वो, अब तो डीएम के पास भी जाने की जरूरत नहीं है। सेल्फ डिक्लेरेशन करके आप एफिडेविट में डाल दीजिए। वेरी गुड। तो
तो उसको यानी कि 15,000 अभी की लिमिट को भी 15,000 की लिमिट को भी इंक्रीज कराया जाए ना। नहीं जैन साहब कोई बात नहीं, 15,000 की लिमिट भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दिल्ली का मिडिल क्लास तो बेचारा उससे भी लेवल लोअर लेवल भी आ क्या चुका है। नहीं मैडम, आप 15,000 क्या बात, जब मैं कहता हूँ 40,000 रुपए भी कमा रहा है ना, तो उसका 25,000 तो किचन में लगे, तो या 20,000 तो अगर उसमें दे देगा, स्कूल में 2 बच्चे हुए तो 20,000 में किचन थोड़ी ना चलेगी उसकी लाइफ। और एक एवरेज जो है 3,000 रुपए है करेक्ट। इनकम, तो आप जो ठीक है 15,000 अगर आप स्कूल में दे दोगे तो 15,000 में आप अपना सर्वाइवल कैसे करोगे? हाँ, ठीक तो है। अब इसको सीरियसली, हाँ ना मनोज, तो हमें इसे सीरियसली लेना पड़ेगा कि जो आपने 15,000 ईडब्ल्यू का डाला उसको 40,000 50,000 पे करो या जो भी है, मतलब ठीक है सर, मेरे ख्याल से इसी को है एक ना। मीटिंग पिकअप कर लेते हैं। मतलब कोई लॉजिक नहीं लगता 15,000 में कि भाई आप कितना एजुकेशन पे आप एक्सपेक्ट करते हो कि बच्चे की फैमिली करे। अगर मैं करेक्ट। 30,000 रुपये कमाता हूं, चलो है ना, अगर मैं 30,000 25,000 कमा रहा हूँ तो मेरे को घर के लिए और एजुकेशन पे कितना एक्सपेंसिव करना चाहिए। एब्सोल्युटली। उसके अलावा गवर्नमेंट की इलेक्ट्रिसिटी कोई का है, रेंट का है, वो तो हमें बेसिक फिक्स्ड कॉस्ट तो निकालनी ही पड़ेगी। है, हमें अगर उसका 15,000 तो रुपए अगर वो कहते हैं तो हमें फिक्स कॉस्ट तो निकालनी ही पड़ेगी, उसका खाने का, घर में रहने का किराया हो हाँ गया, बिजली का बिल हो गया, दीज आर द फिक्स कॉस्ट दैट वी हैव हाँ टू डिडक्ट। हाँ, तो ये तो 15,000 आपने देखो ना, अगर आपने 15,000 आपने कब रखा था ईडब्ल्यू का क्राइटेरिया, उसके बाद आपने मिनिमम वेज को इंक्रीज करा, डीए इंक्रीज करा, सबका करो, तो इसको भी करोगे। करेक्ट, बिल्कुल, इट इज सपोज टू बी इंक्रीज। मतलब कोई यूनिक चीज करोगे तब हमारी को थोड़ा रिकॉग्निशन मिलेगा वर्ल्ड वाइड भी और एनजीओ को भी। अदरवाइज जो रूटीन पे चलता रहेगा तो कोई फायदा नहीं। उनको स्कूल वालों को और ये जो बैठे हुए हैं ना, जो ब्यूरोक्रेट और पॉलिटिशियन, उनको लगना पड़ेगा भाई पब्लिक का जो मेन कॉज है वो ये है। ठीक कह रहे हो। आपने जब मिनिमम वेज आप मजदूर की बढ़ाने को कहते हो, तो मजदूर की तो, और पेरेंट्स की आप ईडब्ल्यू का नहीं बढ़ा रहे तो क्या है। नहीं, अब बिल्कुल मैं ठीक है। किचन, मेरे ख्याल से एक नॉर्मल आदमी के भी किचन के लिए 35,000 तो चाहिए, तो उसको करके भी ईडब्ल्यू में डाल के कहेंगे, और कोटा ईडब्ल्यू का भी ज्यादा बढ़ाए स्कूलों को। अगर कोई नहीं चल रहा तो गवर्नमेंट टेक ओवर कर ले, अगर कोई मैनेजमेंट को प्रॉब्लम है तो। ठीक बात उनको है। फोर्स तो नहीं कर रहा ना कि आप चलाओ चलाओ। अगर आपको नहीं लगता आप नहीं चला पा रहे तो टेक ओवर कर दो, गवर्नमेंट कर रहे हैं टेक ओवर। अभी सही तो बात। 90% डीएवी के सारे स्कूल गवर्नमेंट ही तो चला रही है एडिट से। एडिट से। आप प्राइवेट वालों को भी उनको एडिट कर दो। भाई ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है मेरा 12th तक का तो एजुकेशन का। राइट। हाँ, तो गवर्नमेंट अपना करेगी इसको। तो इसको एक अलग अपना जो स्कूल हमारे एसोसिएशन पेरेंट एसोसिएशन है उनकी तरफ से 10-15 एसोसिएशन स्कूलों की बना के हम एक रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं डिटेल के अंदर पूरा। ठीक है सर, आई थिंक दैट शुड बी द राइट एक्शन पॉइंट।